नमस्कार साथियों। राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय बारा आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं, जो हमारे संविधान में वर्णित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार हमें एक पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके अध्ययन में आज हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद ये दोनों एक जैसे लगते हैं, एक सब जैसे लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, ये सरासर गलत है। हम सामान्यतः मानते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल एक है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में वो व्यक्ति आते हैं जो किसी विभाग के प्रमुख और प्रधानमंत्री के निकटतम होते हैं, और मंत्री परिषद में पूरा मंत्री शामिल हैं। साधारणतः लोग मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मानते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य इसमें आते हैं, और इस कारण ये एक बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर की सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। जो कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के बहुत ही विशेष होते हैं, जो शासन की नीतियां निर्माण और कार्य में उनका सहयोग करते हैं। आज हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं प्रथम स्तर के मंत्री, जिनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में ये है विभागों के प्रमुख होते हैं, प्रथम स्तर पे होते हैं, और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या 12 से लेकर 32 तक हो सकती है, और ये किसी न किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार या विभाग के मुखिया। कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हैं, वे भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं नहीं होते हैं। वे मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं, और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान ही वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिए जाते हैं। विभाग के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री के बराबर नहीं होते हैं। तीसरे हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है, ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबंध रखते हैं। इनको स्वतंत्र प्रभार मिलता है, और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में बुलाया जा सकता है जब वो कोई संबंध प्रश्न उनके हों। उपमंत्री चौथे स्तर के होते हैं। उपमंत्री की श्रेणी में वे लोग आते हैं जो श्रेष्ठ मंत्री
जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनके अधीन कार्य और सहायता करते हैं। संसदीय सचिव, 5वें स्तर पे हम संसदीय सचिवों को लेते हैं। उपमंत्रियों से नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों के प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। जॉन मैरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल में दूरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता है। रैमजे मोर के शब्दों में मंत्रिमंडल राज्य के जहाज के परिचालक यंत्र है। हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारण कर चुकने के बाद संबंध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका एवं सर्वोच्च नियंत्रण। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, हम ये जानते हैं, लेकिन व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधते हैं। एक बात देखें कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल में समन्वय। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए इस प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो, उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करता है। अगला है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है और यह बजट मंत्री परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है और वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करता है। अगला है विदेशी से संबंध नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य। राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है
व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही की जाती है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य की नियुक्ति हो, राज्यपालों की नियुक्ति हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और तीनों सेना नायकों की नियुक्ति का परामर्श मंत्रिमंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति को दिया जाता है। इस प्रकार हम आज बात की हमने मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होती है। प्रधानमंत्री द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम प्रधानमंत्री जी द्वारा सप्ताह में कई बार बैठकें भी ली जा सकती हैं। उन बैठकों का सभापति प्रधानमंत्री होता है और वे मंत्रिमंडल के सभी कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। इस प्रकार हमने आज मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में बात की। मैं आपको पुनः बताऊं कि मंत्रिपरिषद पूरे मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में पूरे मंत्री आते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है, जो विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं। सारी कार्य संचालन नीतियां उनके अधीन होती हैं। प्रधानमंत्री उनका सब मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। सारी नीति कार्य उसके सामने की जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उन व्यक्तियों को शामिल किया हुआ है जो राष्ट्रहित के कार्य करें। वैदेशिक संबंधों में व्यवहार में वित्त मंत्री विदेश मंत्री हैं, परंतु ये विदेशों के दौरे करते हैं। स्वयं देखते हैं कि हम विदेशों से संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। इनकी प्रत्येक नीति सभी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के लोगों को मान्य होती है। इस प्रकार हम आज मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उनके कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बात की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक यू। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे।